दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर यूपी हायर के पाठ्यक्रम में जो परिभाषिक शब्दावलियाँ लगी हुई हैं उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे काव्य भाषा है, मिथक है, बिंब है, कवि समय है, लघु मानव, प्रभाववाद, मानववाद, रूप, संतरास, विपथन, यथार्थवाद। तो इस तरीके से जो परिभाषिक शब्दावलियाँ आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे बिंब हो गया, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। परिभाषिक शब्दावली के तहत आप देखेंगे मिथक है आपके पाठ्यक्रम में, कल्पना है आपके पाठ्यक्रम में, फैंटेसी आपके पाठ्यक्रम में है, निजंधारी कथा है, कवि समय है, काव्य रूढ़ी है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। तो इस तरीके से जो आपके पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें लगी हैं उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए अब आप लोगों की परीक्षा जो है वह परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है, फरवरी में नहीं है, अब तो अप्रैल में होगी। तो इतना समय मिल गया है कि अगर अब ईमानदारी के साथ आप लग जाते हैं, पूरी तन्मयता के साथ लग जाते हैं, तो इतना समय है कि बहुत आराम से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह पहला भाग है जो कि पब्लिश है, जिसे आप सभी लोग देख रहे होंगे। कुल 31 पेज है इस पीडीएफ में, और इस 31 पेज में परिभाषिक शब्दावली संपूर्ण रूप से दे दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे काव्य भाषा की, जो आपके पाठ्यक्रम में है। काव्य भाषा क्या है? तो कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे हर कोई सहजता से समझ ले और अर्थ को हृदयंगम कर सके। कविता में कहीं बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। यदि इस उद्देश्य की ही सफलता न हुई, पूर्ति न हुई, तो फिर लिखना व्यर्थ है। और ये किसने कहा है? ये कहा गया है, आप देखेंगे कवि कर्तव्य निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कवि कर्तव्य निबंध भी आपके पाठ्यक्रम में है। क्लिष्ट की अपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार से वांछनीय है। कालिदास, भवभूति, तुलसीदास के काव्य सरलता के आकार हैं। परम विद्वान होकर भी उन्होंने सरलता ही को विशेष मान दिया, इसलिए उनके काव्य का आदर, इतना आदर है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। व्याकरण का विचार न करना कवि का तद विषय का अज्ञानता का सूचक है, अज्ञानता का सूचक है। ब्रज भाषा की कविता में कवि जन मनमानी निरंकुशता दिखलाते हैं, और ये उचित नहीं। जहाँ तक संभव शब्दों का मूल रूप नहीं बिगड़ना चाहिए। मुहावरों का भी विचार रखना चाहिए। बेमुहावरा भाषा अच्छी नहीं लगती है। जगह जगह मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरा भाषा का प्राण है। मुहावरा भाषा का प्राण है। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऐसे ही कथन परीक्षा में आ जाते हैं, फिर लोग कहते हैं सर ये कहाँ से आ गया, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं है। कवि कर्तव्य निबंध आप देखें महावीर प्रसाद द्विवेदी का, तो उन्होंने कहा है कि मुहावरा भी भाषा का प्राण है। उसे जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना, उनकी भाषा कदाप आदरणीय नहीं हो सकती। विषय के अनुकूल शब्द स्थापना करनी चाहिए। कविता एक अपूर्व रसायन है। उसके रस की सिद्धि के लिए बड़ी सावधानी, बड़ी मनोयोगिता और बड़ी चतुराई होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रसायन सिद्ध करने में आंच के न्यूनाधिक होने से जैसे रस बिगड़ जाता है, वैसे ही यथोचित शब्दों का उपयोग न करने से काव्य रूपी रस भी बिगड़ जाता है। तो शब्द चुनने में अक्षर मैत्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि तुलसी की पंक्ति आप देखिए, तुलसीदास की पंक्ति देखिए, उन्होंने लिखा है कि धन्य भूम वन पंथ पहारा। गौर से सुनिएगा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह तह नाथ पाव तुम धारा। और इतना ही नहीं,
उन्होंने कहा है कि पद्माकर ने भी लिखा है, पद्माकर ने भी लिखा, इस तरीके की भाषा लिखा कि वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे, वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे। तो इस तरीके का भाषा का प्रयोग होना चाहिए, इस तरीके से शब्दों का चयन होना चाहिए। ये शुक्ल जी ने कहा है, अगोचर बातों का या भावनाओं को भी जहां तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वो भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है, लक्षणा शक्ति से काम लेती है। काव्य भाषा में जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यवहार सूचक शब्द रखना चाहिए, व्यवहार सूचक शब्द रखना चाहिए। जैसे कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि डाहत ही गई बीत निशा सब, डाहत ही गई बीत निशा सब, कबहु ननाथ नींद भर सोए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य भाषा की विशेषता उसका वर्ण विन्यास है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्ति विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वो संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। काव्य भाषा में कहीं कहीं व्यक्तियों के नाम के स्थान पर उनके रूप गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये चीज कहा गया है कविता की भाषा के बारे में कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। अब इसके बाद में अगर हम यहां पर बिंब की बात करें, एक एक आप लोग देखते चलिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक एक चीजों पर आपका ध्यान होगा तो मेरे ख्याल से आप बेहतर इन चीजों को समझ पाएंगे। शब्दों के माध्यम से निर्मित चित्र ही बिंब है। और अंग्रेजी में अगर इसे आप देखें तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इमेज, और इसी का हिंदी रूपांतर है बिंब। यानी किसी पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करना, चित्रबद्ध करना, वही बिंब है। तो बिंब एक प्रकार का भाव गर्भित शब्द है, यानी शब्दों के माध्यम से निर्मित चित्र बिंब है। और इतना ही नहीं कि बिंब कोई चित्र है तो हम आंख से केवल देख ही सकते हैं, जो सिर्फ हमारी चक्षु इंद्रियों को ही तृप्त नहीं करता बल्कि अन्य इंद्रियों की भूख को भी मिटाता है। भाव जगत इसका प्रमुख कार्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है इसके बारे में कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। कॉलरिज ने भी इसके बारे में कहा है, बिंब के बारे में कॉलरिज ने भी कहा कि बिंब शब्दों में बुना हुआ वह चित्र है जो कवि के तीव्र भावावेश को पाठक तक संप्रेषित करता है। वहीं C.D. लेविस ने कहा है, कम से कम शब्दों में अपनी परिभाषा दी कि बिंब शब्दों से निर्मित आकृति है। बिंब शब्दों से निर्मित आकृति है। और बिंब को परिभाषित करते हुए केदारनाथ सिंह ने कहा है कि काव्यगत बिंब वह चित्र है जो इंद्रिय गुणों से अनिवार्य रूप से समन्वित होता है। तो यह क्या है? यह बिंब है। बिंब के बारे में किसने क्या क्या कहा है उसे आप यहां पर देख रहे हैं। कॉलरिज ने कहा कि बिंब शब्दों से बना वह चित्र है जो कवि के तीव्र भावावेश को पाठक तक संप्रेषित करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिंब योजना विभाव के अंतर्गत आती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिंब योजना किसके अंतर्गत आती है? तो विभाव के अंतर्गत आती है। इस चित्रण इसका मुख्य धर्म है। बिंब का मुख्य धर्म क्या है? तो चित्रण है। इसकी दूसरी विशेषता है संश्लिष्ट रूप विधान। बिंब व्यक्ति या विशेष का होगा, सामान्य या जाति का नहीं।
कविता का कार्य बिंब ग्रहण करना होता है, अर्थ ग्रहण नहीं। उन्होंने लिखा है कि काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्ति भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने विचार लाना नहीं। ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है बिंब के बारे में। कविता क्या है, अगर निबंध आपने पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब को 5 भागों में विभाजित किया है। 5 भागों में विभाजित किया। इंद्रिय के आधार पर बिंब। इंद्रिय के आधार पर बिंब कौन कौन सा बिंब होगा? दृश्य बिंब होगा। दृश्य बिंब जिसे हम देख सकते हैं। तो यहां पर सादृश्य मूलक अलंकार में इस बिंब को आप देख सकते हैं। श्रव्य बिंब ऐसे बिंबों का ग्रहण कर्णेंद्रियों द्वारा होता है, यानी जहां पर लय हो, जहां पर छंद हो, जहां पर तुक हो, वैसे जो बिंब आएंगे वो क्या है? वो श्रव्य बिंब है। स्पर्श बिंब यानी जहां कोमल, कठोर, कर्कश इस प्रकार के बिंब आते हैं। स्पर्शजन्य संवेदनाओं का निर्माण होता है, वो स्पर्श बिंब है। गंध बिंब, इस प्रकार के बिंब काव्य रचना में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। गंध बिंब में अगर कहा जाए कि गंध बिंब किन की रचनाओं में देखने को मिलता है हिंदी साहित्य में, तो बिहारी के पदों में आपको देखने को मिलेगा। ये बिंब गंध के प्रतीक, पुष्प आदि के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। स्वाद बिंब, आस्वाद परक बिंब गंध बिंबों की अपेक्षा काव्य में अधिक दिखाई पड़ते हैं। जैसे पद आपने सुना होगा कि मीठी लगे अखियान लुनाई। मीठी लगे अखियान लुनाई, सुना है? सर्जक कल्पना के आधार पर बिंब। ये स्मृति और कल्पित 2 प्रकार के बिंब होते हैं। स्मृति बिंब यानी कल्पना के निष्क्रिय हो जाने पर जब स्मृति के द्वारा बिंब की उद्भावना होती है तो उसे स्मृति बिंब कहते हैं। और जो स्मृति बिंब होता है, आप जैसे संस्मरण आप कोई लिख रहे हैं तो संस्मरण क्या है? स्मृति के आधार पर आपने लिखा। तो किसी चीज की स्मृति अगर आपको होती है तो स्मृति बिंब मतलब अतीत के अनुभव पर आधारित। स्मृति बिंब किस पर आधारित होगी? अतीत के अनुभव पर आधारित। अतीत के अनुभव पर आधारित। कल्पित बिंब, आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं तो कल्पित बिंब है। प्रेरक अनुभूति परक बिंब, यह सरल बिंब, मिश्र बिंब, जटिल बिंब और पूर्ण समकालिक बिंब होता है। सरल बिंब क्या है? सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब जो होता है। सरल बिंब जैसे लज्जा ने घूंघट डाला, लज्जा ने घूंघट डाला, सरल बिंब है। मिश्र बिंब, लाली बन सरस कपोलों में आंखों में अंजन सी लगती, ये क्या है? मिश्र बिंब है। यानी मिश्र अनुभूति जहां पर आती है, मिश्र अनुभूति, मिश्र अनुभूति, तो वो मिश्र बिंब हो जाएगा। लाली बन सरस कपोलों में आंखों में अंजन सी लगती, है ना। जटिल बिंब, जहां जटिल अनुभूति हो, कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलियां जो छिपती सी, तो ये जटिल बिंब हो जाएगा। पूर्ण बिंब या समकालिक बिंब जिन्हें आप कहते हैं, निराला की राम की शक्ति पूजा आप देखें। निराला की रचना राम की शक्ति पूजा, कहीं पर लिख ले, निराला की राम की शक्ति पूजा। शक्ति पूजा, सुमित्रानंदन पंत की कविता आप परिवर्तन देखें, इन सब में समकालिक बिंब आपको देखने को मिलेगा। काव्यार्थ की दृष्टि से अगर बिंब की बात की जाए तो एकल बिंब होता है और संश्लिष्ट बिंब होता है। एकल बिंब ऐसे बिंब अपने में स्वतंत्र और अन्य बिंबों के पूर्वापर संबंधों से मुक्त होते हैं, एकल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। व्योम से उतर रही चुपचाप छिपी निज छाया छवि में आप, तो ये क्या है? एकदम स्वतंत्र एकल बिंब है। संश्लिष्ट बिंब अगर आप देखें तो सुमित्रानंदन पंत की जो कविता है नौका विहार, उस नौका विहार में आपको संश्लिष्ट बिंब देखने को मिल जाएगा। यानी अनेक अनुभूति जब परस्पर होती हैं तो कहते हैं संश्लिष्ट।
तो नौका विहार में अनेक अनुभूतियों का मिश्रण आपको मिलेगा। काव्य परक, काव्य दृष्टि परक बिंब दो प्रकार का होता है, वस्तु परक और स्वच्छंद परक। अन्य विद्वानों ने इस प्रकार भी विभाजित किया है। स्वरूप की दृष्टि से बिंब सरल, जटिल, अमूर्त, तात्कालिक, संयुक्त, इंद्रिय आधार पर, ग्राहेंद्रियों आधार पर, प्रेरक अनुभूति के आधार पर, अभिव्यंजना की दृष्टि से, तो इस तरीके से अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग बताया है। बिंब के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? अनुभूति है, भाव है, आवेग है, इंद्रियता है। कामायनी रचना में किस प्रकार का बिंब मिलेगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदिम बिंब। सूरदास तुलसीदास ने पौराणिक बिंबों का प्रयोग किया है। जादू मंत्र में किस प्रकार के बिंब आपको देखने को मिलेंगे? तो जादू मंत्र में निजंधरी बिंब आपको देखने को मिलेंगे, निजंधरी बिंब देखने को मिलेंगे। किसमें? तो जादू मंत्र में निजंधरी बिंब। अब बात करते हैं मिथक की। ऐसा आख्यान जिसमें कोई ना कोई तर्क हो, मिथक कहलाता है। हिंदी में मिथक के लिए पुरा कथा, पुरावृत्त, कल्प कथा, देव कथा, धर्म कथा, पुराण कथा, पुराख्यान ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। किसमें? मिथक के लिए। अभी भी मिथक के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं कि हिंदी में अगर बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अप्रिय प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समविष्ट मन की सृष्टि है जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया प्रधान होती है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसके दो वर्ग किए हैं, प्राकृतिक मिथक और धार्मिक मिथक। धार्मिक मिथक दो भागों में विभाजित हैं, उपास्य देवों के स्वरूप के संबंध में मिथक और कर्मकांड संबंधी मिथक। बच्चन सिंह ने रेने वेलेक का उदाहरण देते हुए लिखा है कि मुख्यतः मिथक से 5 तत्वों को साहित्य में ग्रहण किया जा सकता है: अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक। तो हम लोग बिंब की भी बात करेंगे और प्रतीक की भी बात करेंगे आगे। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में अति प्राकृत तत्व के साथ अनुष्ठान भी ग्रहण किए गए हैं। निराला की राम की शक्ति पूजा में भी यही स्थिति है। अनुष्ठानों का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में भी अधिक हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा में अघोर भैरव की अवधारणा एक अनुष्ठान है। महाबराह एक प्रतीक कथा बिंब है। मुक्तिबोध की कविताओं में भी मिथकीय प्रतीक और बिंब बहुतायत में है। धर्मवीर भारती और कुंवर नारायण की कविताओं में भी मिथक को आधार बनाया गया है। मिथक के बारे में निम्न लेखकों का अपना अलग अलग मत है। विद्यानिवास मिश्र मानते हैं, कहते हैं अकल्पना प्रस्तुत करना ही मिथक का मूल उद्देश्य है। रिचर्ड्स कहते हैं काव्य को मिथक और मिथक को काव्य माना। दुर्खीम ने कहा मिथक का संबंध प्रकृति से ना होकर समाज से है। मिथक स्वप्न का सजाती है जो इच्छा पूर्ति का विधान है। हार्डर ने कहा कि भाषा का आविर्भाव मिथक से हुआ है। तो विको ने कहा मिथक भाषा विकास की मंजिल है। तो मैक्सिमुलर ने कहा कि मिथक भाषा का रोग है। तो ये सब अलग अलग लेखकों का अपना अलग अलग मत है। अब बात करते हैं कल्पना की। लेकिन आप देख रहे हैं 10-12 मिनट लगभग आपने देखा, 18 मिनट आपने देखा, कैसा लग रहा है और यहाँ पर जो तथ्य दिए गए वो कैसे हैं, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है जो पब्लिश किया गया है, सभी लोगों के लिए है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। आप इस नंबर को लिख सकते हैं या वीडियो से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अभी अप्रैल में आपकी परीक्षा है, तब तक बहुत आराम से सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस पर PDF है, प्रैक्टिस सेट है, वीडियो लेक्चर है। जिस तरीके का वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे ही अपने मेंबर्स को दिया जाता है। और जो PDF देख रहे हैं ये PDF भी उपलब्ध पूरी करा दी जाती है। ये 31 पेज का PDF है जिसे आप देख रहे हैं। इसमें संपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली इसमें दी गई है। कल्पना पूर्व अनुभूतियों की पुनर्योजना से अपूर्व की अनुभूति उत्पन्न करने की क्रिया या शक्ति को कल्पना कहते हैं। कॉलरिज के अनुसार
कल्पना वह शक्ति है जो बहिर्जगत और अंतर्जगत का सफल संयोजन करती है। इन्होंने कल्पना को दो भागों में विभाजित किया है। किसने? कॉलरिज ने। कॉलरिज ने कल्पना को दो भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना, दो भागों में विभाजित किया। अब प्राथमिक कल्पना क्या है, प्राथमिक कल्पना क्या है, गौण कल्पना क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर अगर की जाए तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब कल्पना की बात आती है तो प्राथमिक कल्पना और गौण कल्पना कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो कॉलरिज के द्वारा। प्राथमिक कल्पना क्या है थोड़ा सा जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं समय लेंगे। प्राथमिक कल्पना, हमें वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान जो होता है वही है प्राथमिक कल्पना, क्योंकि यह संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूल हेतु है। प्राथमिक कल्पना वह शक्ति है जिसकी सहायता से दृश्य जगत का स्पष्ट और व्यवस्थित ज्ञान होता है। हमारी आंखों के सामने से न जाने कितनी वस्तुएं लगातार आती जाती रहती हैं। जैसे आप कहीं रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, पेड़ मिल रहे हैं, पहाड़ मिल रहे हैं, बहुत सारे पशु पक्षी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार ऐसे ही कानों से भिन्न प्रकार की आवाज़ें आती रहती हैं। तो जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं सब अलग अलग चीज़ों का अनुभव करती हैं। तो इन समस्त जगत के प्रपंचों को व्यवस्थित रूप से ग्रहण कराने वाली शक्ति को ही कॉलरिज कहते हैं। ये प्राथमिक कल्पना है। यानी प्राथमिक कल्पना एक स्वतंत्र और सहज मानसिक क्रिया है, क्योंकि वह मनुष्य की इच्छा की सजगता के बिना ही कार्य करती है। आप जा रहे हैं, आप नहीं सजग उसके प्रति, लेकिन आपके सामने नजर के सामने आ रही है, आती जा रही है ना। ऐसे गौण कल्पना, प्राथमिक कल्पना यह सजग मानवीय प्रयोग है। प्राथमिक कल्पना मनुष्य की इच्छा के सजगता के बिना ही कार्य करती है, लेकिन जो गौण कल्पना की कार्य पद्धति में सजगता का समावेश होता है। यह सजगता प्रत्येक मनुष्य में नहीं होती है, इसीलिए इसे गौण कल्पना प्रत्येक मनुष्य में हो यह आवश्यक नहीं है। भाई ये केवल कलाकार में होती है। भाई आप कलाकार हैं, आप कहीं जा रहे हैं, चित्रकार हैं, कवि है, दार्शनिक है, लेखक हैं, तो जिन चीज़ों को आप खोज रहे हैं उन्हीं पर आपकी ही नज़र पड़ रही है, आप उन्हें देख रहे हैं, उनका महत्व समझ रहे हैं। बाकी लोग जो जा रहे हैं सबकी नज़रें पड़ रही हैं, लेकिन वो उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो गौण कल्पना सभी के लिए नहीं होती है, और यही कॉलरिज का मत है। यही उन्होंने विभाजित किया है। कहते हैं काव्य में प्रकृति या जीवन का यांत्रिक अनुकरण तो प्रकृति से चोरी है। काव्य की महत्ता पुनः सृजन में जीवन का सजीव रूपांतर प्रस्तुत करने में निहित है, और यह कार्य गौण कल्पना द्वारा ही संभव है। तो कल्पना या प्रतिभा पर सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? एडिसन ने दिया था। प्लेटो ने कल्पना को फैंटेसिया और यथार्थ का आभास कहा है। एडिसन ने कल्पना मूर्ति विधान करने वाली शक्ति है कहा है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन की रचना द प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का हिंदी में अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया है। एडिसन ने कहा था, जब एडिसन की बात आती है तो एडिसन के ही शब्दों में कहा गया कि कल्पना के आनंद से मेरा अभिप्राय है जो दृश्यमान वस्तुओं से उत्पन्न होता है। या तो हम उसका स्वयं साक्षात्कार करते हैं, या किसी चित्र या मूर्ति को देखकर या कोई वर्णन आदि सुनकर देखे या सुने हुए भाव को मन में लाते हैं। यही कल्पना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कल्पना मात्र कवि के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। मानसिक रूप विधान ही कल्पना है। शुक्ल जी ने दो भेद माना, विधायिका कल्पना और ग्राहिका कल्पना। कहते हैं कवि में विधायिका कल्पना अपेक्षित होती है, पाठक या श्रोता में ग्राहिका कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या आसक्त होती है, किसी कविता या सरस युक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में
मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं आती है। नंदुलारे वाजपेयी ने कल्पना के महत्व का आकलन करते हुए लिखा कि कल्पना ही काव्य या साहित्य का एकमात्र नियामक तत्व है। छायावाद में अनुभूति और कल्पना, अनुभूति आप लिख लें, छायावाद में अनुभूति और कल्पना शीर्षक निबंध किसका है? अगर प्रश्न आ गया कि छायावाद में अनुभूति और कल्पना शीर्षक निबंध किसका है, तो नंदुलारे वाजपेयी का है। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद में अनुभूति और कल्पना शीर्षक निबंध में उन्होंने कल्पना और अनुभूति के संबंध की चर्चा करते हुए लिखा है कि कला दर्शन में कल्पना शब्द उस संपूर्ण प्रक्रिया का द्योतक है जो काव्य सृष्टि में आदि से अंत तक व्याप्त रहती है। कल्पना का मूल स्रोत अनुभूति है और उसकी परिणति है काव्य की रूपात्मक अभिव्यंजना। इस प्रक्रिया में गतिमान तत्व अनुभूति है और इस प्रकार कल्पना अनुभूति से अभिव्यंजना तक विस्तृत है। तो ये कहा है छायावाद में अनुभूति और कल्पना शीर्षक निबंध में नंदुलारे वाजपेयी ने। अब बात करते हैं फैंटेसी की, जो अमूर्त को मूर्त बनाती है। यह मनोविज्ञान का शब्द है फैंटेसी। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलंबियों से है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका अध्ययन सामान्य अध्ययन सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग ने किया। ऐसी कल्पना जो तर्क सिद्ध नहीं है, एक प्रकार से रहस्यात्मक अंतर्दृष्टि का परिणाम है, फैंटेसी कही जाती है। जब बात फैंटेसी की आती है तो मुक्तिबोध आपको जरूर याद आते होंगे, क्योंकि मुक्तिबोध की जो रचना है एक साहित्यिक की डायरी, उसमें आप देखेंगे एक अध्याय है तीसरा क्षण। पढ़ा है या नहीं? तीसरा क्षण में 3 क्षण कौन से हैं, उसे अगर समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से फैंटेसी आप समझ जाएंगे। तीसरा क्षण, पहला क्षण क्या है? जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। जीवन का तीव्र अनुभव क्षण पहला क्षण है, यह अनुभव किया आपने। दूसरा क्षण, इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना, यह दूसरा क्षण है। और तीसरा क्षण क्या है? तीसरा या अंतिम क्षण कह सकते हैं। अंतिम क्षण है कि ये इसे फैंटेसी का रूप धारण कर लेना। फैंटेसी यानी जो दूसरा क्षण है, जो अनुभव है, वो अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वो फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। यानी फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और इस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमान अवस्था जो होती है, वही है तीसरा क्षण। और ये तीसरा कला का तीसरा क्षण है, अंतिम क्षण है। तो पहला क्षण अनुभव का क्षण है, जिसके बिना आवेग और आगे की गति असंभव है। दूसरा क्षण उस अनुभूति का क्षण है जिसे आपने देखा, अनुभव किया। और तीसरा क्षण है उसका परिवर्तित हो जाना एक दृश्य के रूप में, और वो बन गया फैंटेसी। और इसीलिए कहा गया कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है। जिसका आपने अनुभव किया उसी से उत्पन्न हुई। तो मुक्तिबोध ने इसीलिए कहा कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है, वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। बात समझ में आ गई? तो ये अनुभव के बारे में आपने देखा यहां पर क्या कहा गया है। तो ऐसी हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? मुक्तिबोध ने किया। और वो मैंने आपको समझाया, बताया
मुक्तिबोध ने कहा कि फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप है। कवि की फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुसंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। मुक्तिबोध ने कहा है कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है, वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाएं रहती हैं। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की यथार्थवादी दृष्टि से प्रेरित महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें सुंदर फैंटेसी विधान उपलब्ध है। अब निजंधारी कथा, यानी ऐसी पौराणिक कथा है जिसमें काल्पनिक रोमांस का आरोप कर दिया जाए, निजंधारी कथाएं कहलाती हैं और ये कथाएं अपने आप में परिपूर्ण हैं। निजंधारी कथाओं में आप उदयन की कथा आप देखें, उदयन विक्रमादित्य की कथा देखें, हाल की कथाएं देखें, सब क्या है? ये सब निजंधारी कथा, जिसका कोई प्रमाण नहीं है और इन कथाओं का कोई लिपिबद्ध प्रमाण नहीं है। इसमें स्वप्न और स्वप्न जैसे अनुभवों का जिक्र कर दिया गया। परियों की कहानी, क्या देखा है किसी ने परी? नहीं, परियों की कहानी गढ़ दी गई। तो ये क्या है? निजंधारी कथा है। अब इसी में और बढ़ा चढ़ाकर चीजें करती होता चला गया, इसमें और रोमांस बढ़ा दिया गया। तो जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, आधुनिक काल में आते गए, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसमें और भी रोमांस बढ़ता चला गया। तो इस स्वप्न कथा तथा पूरा, इसे स्वप्न कथा तथा पूरा कथा भी कहा जाता है। बाकी निजंधारी कथा में कोई बहुत ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं कवि समय की। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा कि परंपरा से चली आती हुई जिन शास्त्रीय और अलौकिक बातों का कवि वर्णन करता है उसे कवि समय कहा जाता है। जिन शास्त्रीय और अलौकिक बातों का कवि वर्णन करता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। जिन शास्त्रीय और अलौकिक बातों का कवि वर्णन करता है उसे कवि समय कहा जाता है। जैसे पूर्व के कवियों के वर्णन उसी रूप में आज उपलब्ध न होने पर भी जब कोई कवि वैसी ही वर्णन करता है तो उसे कवि समय कहा जाता है। बात समझ में आ गया? कवि समय के 3 भाग हैं। जैसे मान लिया जो पूर्व वैसी बात हो रही है, शास्त्रीय या अलौकिक अगर बात की जाए, जैसे वेद व्यास ने जो लिखा, अब वेद व्यास की जो रचना है उसी की विषय वस्तु पर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने रचनाएं की, तो क्या है? कवि समय, वर्तमान में उसे लिखा। यह स्वयंभू की अगर रचना है, स्वयंभू ने जो भी लिखा, अब उसे आधुनिक काल में अगर लिखा जाए और लिखा भी गया तो जो लिखा जा रहा है वो क्या है? कवि समय है। तो कवि समय के 3 भाग होते हैं, स्वर्गीय, पातालीय और भौमीय। कवि समय के 3 भाग होते हैं, स्वर्गीय, पातालीय या भौमीय। तो इन तीनों में से जिस भी विषय पर लिखा जाए। भौम कवि समय 4 प्रकार का होता है। जाति रूप लिखा जा रहा है, द्रव्य रूप, क्रिया रूप, गुण रूप, किस रूप में लिखा जा रहा है। और इन सभी के 3 भाग होते हैं, सत, असत, नियम। यानी जात रूप में सत, असत और नियम, द्रव्य रूप में सत, असत, नियम, क्रिया रूप में सत, असत, नियम, गुण रूप में सत, असत, नियम। तो इस तरीके से कुल 12 रूप हो गए। तो ये कवि समय है। देखिए सिलेबस में डाल दिया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत तथ्यात्मक चीज़ें हैं। काव्य रूढ़ी, इसके तहत लेखक या कवियों द्वारा काव्य में ऐसे शब्दों या मुहावरों का प्रयोग किया जाता है जो जन सामान्य में रूढ़ी हो चुका हो। जैसे कहते हैं ये तो आधुनिक युग के क्या है? जयचंद है, जयचंद है ना, या कमल नयन, कमल नयन। तो कमल नयन से आशय हो जाएगा सुंदर नयन, है ना, या वर्तमान के प्रेमचंद कह दिया गया, आधुनिक युग के कबीर कह दिया गया। तो ये सब शब्द क्या है? रूढ़ हो चुके हैं। ये सब रूढ़ हो चुके हैं। जैसे मृगनयनी, लोचन नयन, मृगलोचन, है ना, तो ये सब रूढ़ है, यही काव्य रूढ़ी है।
और इसी रूढ़ि के कारण मुख्यतः को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वही काव्य रूढ़ि है। भाई प्रेमचंद किसी को कह दिया गया आधुनिक युग के कबीर, तो आधुनिक युग के कबीर तो हम उस कबीर को नहीं लेते हैं, बल्कि आधुनिक युग के कबीर हैं ये, यानी उस तरीके की विषय वस्तु जरूर है लेकिन वह कबीर नहीं है। कबीर की वाणी में, उनके काव्य में रूढ़िगत शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये आपको मैं काव्य शास्त्र में पढ़ा चुका हूँ और ये PDF में भी मैंने शामिल कर लिया, तो इस पर समय हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। अब इसके बाद में अनुभूति है। अनुभूति क्या होता है? अनुभूति मन की वह क्रिया है जो बाह्य वस्तुओं के सुख दुखात्मक प्रभाव की संवेदना जगाती है। संस्कृति में अनुभूति अनुभव का समानार्थी है, जिसका अभिप्राय होता है साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान या निरीक्षक और प्रयोग से प्राप्त करना। छायावाद काल में यह शब्द नए अर्थ में प्रयुक्त होकर समीक्षात्मक प्रतिमान के रूप में स्थापित हुआ। छायावाद की वैतिकता का सीधा संबंध अनुभूति से है। अनुभूति में जो सुख दुखात्मक बोध होता है वो तीखा और कुछ निजी होता है, भाव से यह भिन्न है। इस शब्द को शास्त्रीय गरिमा से मंडित करने का श्रेय किसे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुभूति को सहजात माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉपी पेन अगर आपके पास है तो जरूर लिख लीजिएगा, वीडियो पब्लिश है। अनुभूति मूलतः सुखात्मक या दुखात्मक होती है। आचार्य शुक्ल रति उत्साह आदि को मन की सुखात्मक अनुभूति, क्रोध भय शोक आदि को मन की दुखात्मक अनुभूति के रूप में स्वीकार करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अनुभूति का अर्थ आत्मानुभूति माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने अनुभूति को साहित्य का प्रयोजन माना है। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके बाद अप्रस्तुति योजना, तो यहां से हम लोग अगले लेक्चर, सेकंड लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे प्रस्तुत योजना क्या है, बिंब ग्रहण क्या है, आनंद की साधना अवस्था और सिद्धावस्था क्या है, शील दशा, भाव दशा, लोक मंगल क्या क्या है आप देख लें, मूर्ति विधान, भाव या मनोविकार, संवेदनात्मक ज्ञान तथा ज्ञानात्मक संवेदना, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, उपचार वक्रता, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, विरुद्धों का सामंजस्य, आलंबनत्व धर्म, सहृदय, एकात्म मानववाद, मानववाद, मनोमय कोश, आप देख सकते हैं जो भी आपके पाठ्यक्रम में जितनी चीजें हैं, रूपवाद, संत्रास, विपथन, रूप, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद के बाद में मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, विडंबना, संरचनावाद। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। बाकी आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। इस 38 मिनट में आपको कितनी सीख मिली, और अगर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।